So hello everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to another session of Indian Polity. So guys, till the last class we are done with the constitutional bodies जो कि हमने दो पार्ट्स में ख़त्म करा था. And I hope all the provisions with respect to constitutional bodies are clear. And constitutional bodies पढ़ते वक्त ही मैंने आपको बताया था that constitutional bodies में से definitely एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे. चाहे वो कोई भी एग्जाम है, यूपीएससी सीएससी एग्जाम है या फिर अपकमिंग आपका एपीएफसी एग्जाम है, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर आप और भी कोई एग्जाम दे रहे हो जिसमें इंडियन पॉलिटी अगर आपके सिलेबस में है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन जरूर आता है. ऑलराइट, नाउ आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास जो कि मंडे को होगी इसमें हम बात करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. सो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब वो बॉडीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, विच आर नॉट प्रोवाइडेड थ्रू दी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब सीधा सीधा है दोज बॉडीज विच आर नॉट प्रोवाइडेड, विच आर नॉट एस्टैब्लिश्ड थ्रू दी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. दे आर either established by an executive resolution passed by the cabinet or by they might be any statutory body passed under any act, like for example सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो आरटीआई एक्ट के अंडर है, सो दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, सो इट इज नाइदर एन स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो बेसिकली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती हैं? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के थ्रू एस्टैब्लिश नहीं हुई है. ऑलराइट, एंड इन टुडेज सेशन गाइस वी विल डिस्कस अबाउट नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, State Human Rights Commission, Central Information Commission and State Information Commission. Alright, so let's begin with the session without any delay. And first of all, let's try to understand all the provisions with respect to Niti Aayog. So guys, as you all know, Niti Aayog, before it we had Planning Commission. इससे पहले हमारे पास क्या था? Planning Commission था. And in the month of August 2014, the government of India announced that we are going to finish this planning commission. जो हमारे planning commission है हम इसको abolish करने वाले हैं, and now we will establish a new body for planning in the country, a new body which will be the think tank for the central government or the state government also, and that body will be known as what? Niti Aayog. And therefore from 1st of January 2015, on 1st of January 2015 Niti Aayog was established, and it is basically guys, it is a think tank, it is a premier think tank for the government of India. जितने भी हमारे देश में प्लानिंग हो रही है वो किसकी मदद से हो रही है आज की डेट में? नीति आयोग की मदद से. पहले कौन करते थे? प्लानिंग कमीशन का काम था, और अब वही काम किसका है? नीति आयोग का. एंड जो प्लानिंग कमीशन का मॉडल था, दैट 5-year प्लान मॉडल, इट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग. तो अब कोई 5 साल की प्लानिंग नहीं आती है हमारे देश में, पहले आया करती थी व्हेन प्लानिंग कमीशन वाज देयर. एंड द लास्ट 5-year प्लान वाज द 12th 5-year प्लान. आई होप यू ऑल नो दिस. 12th 5-year प्लान जो था हमारे देश का वो आखिरी 5-year प्लान था. ओके, सो एंड रिमेंबर इट इज नाइदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, ये ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, इट वाजंट established, it was not established through any act, and ना तो इसका जिक्र कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में है. सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे कैबिनेट ने, जो यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास कर दिया था, एंड थ्रू दैट एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड. सो इट इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब भी वही होता है, दैट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड थ्रू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब भी सेम है जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का है. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड. सो इट मस्ट बी क्लियर टू यू दैट नीति आयोग जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, याद रखना ये चीज. ठीक है, एंड वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी दोनों ही नहीं है. ऑलराइट, और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, एंड दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दीज टू वर्ड्स. इट इज नाइदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है,
नाउ रिमेंबर गाइस, नीति आयोग एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। तो नीति आयोग 4 तरीके के काम करता है। कौन कौन से 4 तरीके? नंबर 1, पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। See, if there is any policy which government of India wants to release or which government of India wants to उसका कोई फ्रेमवर्क बनाना चाहती है अगर किसी पॉलिसी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो फॉर दैट नीति आयोग इज कंसल्टेड। नीति आयोग के साथ कंसल्ट किया जाएगा कि हाँ जी बताइए साहब, ये वाली पॉलिसी हमारे देश के लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस वेल मेंटेन्ड रहे। अब देखो, कोई पॉलिसी अगर मान लो बन रही है, ठीक है, लेट्स से कि कोई पॉलिसी बन रही है एंड उस पॉलिसी की वजह से फेडरलिज्म में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल क्रिएट अ हिंड्रेंस इन दी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सो इन दैट केस अगेन नीति आयोग का यहाँ पे रोल आ जाता है टू मेंटेन दैट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। Monitoring and evaluation, of course there are certain parameters on which Niti Aayog is doing this monitoring and evaluation of certain policies which are being implemented by the government of India. And think tank and knowledge hub, of course think tank का तो काम इसका है ही, वो हमने पहले ही समझ लिया है that नीति आयोग it is the premier think tank for the government of India. ठीक है। So these are the 4 types of activities of Niti Aayog: policy and program framework, cooperative federalism, monitoring and evaluation, and think tank and knowledge hub. Alright, now let's move ahead to the composition. See, this is very important. इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. We all know that who is the ex officio chairperson? The Prime Minister of India. But इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो कि थोड़ी सी डीप हैं, जो कि हमें समझनी पड़ेंगी एंड क्वेश्चन उसमें से ही आएगा. Of course, they are not going to ask that who is the chairperson of नीति आयोग. ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, ये सबको पता है. So chairperson is the Prime Minister of India. Vice chairperson कौन होता है? Vice chairperson is any person who is appointed by the Prime Minister and that person enjoys the immunity of a cabinet minister. That person enjoys the rank, not immunity. That person enjoys the rank of a cabinet minister. Any person who is appointed by the Prime Minister is the vice chairperson of Niti Aayog. और अभी कौन है? राजीव कुमार है, as we all know, and he enjoys the rank of a cabinet minister. Then there are certain full-time members in the Niti Aayog who enjoy the rank of Minister of State. ठीक है, उनकी जो रैंक है वो क्या है, किसके बराबर की है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट की. Then there are certain ex officio members and ex officio member कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 4 members from Union Council of Minister and these 4 members are to be appointed by the Prime Minister only. ठीक है, ex officio members में 4 member मैक्सिमम हो सकते हैं and these 4 members should be from the Union Council of Ministers and these are also appointed by the Prime Minister. Okay, moving ahead to the CEO. CEO again is appointed by Prime Minister and he enjoys the rank of Secretary to the Government of India. Alright, and who is the CEO of Niti Aayog? Can you tell me that? Please write down in the comments. Now, then Niti Aayog has a governing council which consists of Chief Minister of all the states, Chief Minister of all the UTs with legislatures and Lieutenant Governors, जहाँ पे legislature नहीं है UTs में, वहाँ के Lieutenant Governors. ठीक है. So governing council, do remember this, consists of Chief Minister of all the states, Chief Minister of all the UTs with legislature and Lieutenant Governor of all the union territories which do not have their own legislature. ठीक है. And then we have a regional council. एक regional council भी है नीति आयोग में. Now remember, it is not a permanent council. It is not a permanent council. Regional council is or are, you can say, क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं. Regional council is formed for a specific issue in a specific region. मान लो कि किसी region में कोई specific issue उठा है और उसके regarding कुछ inquiry करनी है या कुछ recommendation देना है. So for that regional council is formed or you can say may be formed in a region and for a specific tenure. ठीक है. Remember these councils are convened by the Prime Minister only. Prime Minister only and it comprises of CM of the states and Lieutenant Governors of UTs of that region. लेट्स से कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है, या गड़बड़ छोड़ो, या नॉर्थ ईस्ट रीजन में किसी एक स्पेसिफिक इशू के रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशन देनी है. सो इन दैट केस ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन विल बी द पार्ट ऑफ दिस रीजनल काउंसिल. ऑलराइट, एंड these regional council are
councils are chaired by the prime minister and any person who is nominated by the prime minister. ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि these are chaired by the chairperson of the नीति आयोग and of course who is the prime minister. ठीक है, so this is the composition of नीति आयोग. I hope this is clear. इसमें ये वाली चीज याद रखना important है. Governing council consists of chief minister of all the states, UTs with legislature and lieutenant governors of all the UTs. ये वाली चीज भी important है, याद रखना. Regional council formed for a specific issue in a specific region, convened by prime minister and consist of chief minister of all the states and lieutenant governors of UTs in that region. ठीक है, regional councils are chaired by the chairperson of नीति आयोग who is the prime minister or any person who is nominated by the prime minister. All right, now moving ahead, there are 3 specialized wings of नीति आयोग. ठीक है, अब इससे भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक किसी PSC का क्वेश्चन था. सो उसमें ऑप्शंस गिवन थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड विंग ऑफ नीति आयोग. ठीक है, so these are the 3 specialized wings of नीति आयोग: research wing, consultancy wing and team India wing. ठीक है, now इनके नाम से ही क्लियर है कि इनका फंक्शन क्या है. रिसर्च मतलब रिसर्च करना, कंसल्टेंसी मतलब कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना. ऑलराइट, सो रिसर्च विंग, इट इज अ डेडिकेटेड थिंक टैंक, नथिंग मच मोर. ठीक है, कंसल्टेंसी विंग टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ओवरऑल क्वालिटी चेक ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. एंड देन वी हैव टीम इंडिया विंग. एक टीम इंडिया विंग है, उसका काम कहाँ है, उसका काम क्या है, हमारे देश में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाली चीज थी उसको बना के रखना, बेसिकली नेशनल कोलैबोरेशन बना के रखना. इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल कोलैबोरेशन एंड इट कंप्राइजेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एवरी स्टेट एंड मिनिस्ट्री. ठीक है, हर स्टेट से और हर मिनिस्ट्री से इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होता है एंड इट हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग द नेशनल कोलैबोरेशन. जो हमारा नेशनल कोलैबोरेशन है वो बना रहे, या फिर यू कैन से इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल कोलैबोरेशन. ठीक है, सो दीज आर द 3 wings of नीति आयोग: research wing, consultancy wing and team India wing. Now moving ahead to the attached offices with नीति आयोग. See, there are 2 attached offices which are attached to नीति आयोग. Number 1 is the National Institute of Labour Economics Research and Development. National Institute for Research Economics, National Institute for Labour Research, लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट. थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट. नाउ दिस इज एन अटैच्ड ऑफिस टू नीति आयोग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर रिसर्च, डेटा कलेक्शन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन प्लानिंग एंड HRD. ठीक है, देन सेकेंड इज डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस. डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, और इस ऑफिस के नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम क्या है. इट इज मैंडेटेड टू एक्टिवली मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इसके नाम से ही पता चल रहा है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस. तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं. ठीक है, इसका काम क्या है, मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना ऑफ ऑल द पॉलिसीज विच आर बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये था नीति आयोग. आई होप नीति आयोग क्लियर है. अब बात करते हैं हम किसकी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की. तो गाइज, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, which means it is a statutory body because it was established under an act which is Protection of Human Rights Act of 1993. All right, so number one thing is that it is a statutory body. It is a statutory body and it was established under National Protection of Human Rights Act of 1993. And not only National Human Rights Commission, State Human Rights Commission was also established under the provisions of this act, which means both NHRC and SHRC are the statutory bodies. ठीक है, and they are non-constitutional also. ये non-constitutional है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन के थ्रू इसका एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द कंपोजिशन. सी, द National Human Rights Commission consists of a chairperson and there are 5 members in National Human Rights Commission. Now, can you tell me who is the current chairperson of National Human Rights Commission? Please write down in the comments. Now, you have 2 questions. CEO of नीति आयोग and chairperson of National Human Rights Commission. ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें यार आपको पता होनी चाहिए. You have to be updated regarding these छोटी छोटी चीज़ें. So,
Please write down the name of chairperson of NHRC. So it consists of chairperson and 5 members. All right. Now there are 7 ex officio members. There are 7 ex officio members in National Human Rights Commission. And who are they? Chairperson of National Commission for SCs, STs, backward classes, National Commission for Women, National Commission for Protection of Child Rights, National Commission for Minorities, and Chief Commissioner for Persons with Disabilities. So these are the 7 ex officio members in NHRC. याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना. नाउ इसमें एक चीज याद रखो, दैट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर for person with disabilities, these 3 persons were added as ex officio member through the 2019 Amendment Act. There was an amendment in the Protection of Human Rights Act in 1993 in the year 2019. उसमें amendment हुआ था, and these 3 people were added as ex officio member through this Amendment Act of 2019. ठीक है. So earlier there were 4 ex officio member, but after 2019 amendment 3 more persons were added, and currently there are 7 ex officio members in the National Human Rights Commission. Now appointment. Remember, the chairperson and the members are appointed by the president. First of all, this must be clear to you. These are appointed by the president. But it is the sole pleasure of the president to appoint, yeah, you can say it is the sole responsibility and duty of the president to appoint these members and chairperson. No, they are appointed by the president on the recommendation of a committee which consists of these people. ठीक है, जिसमें ये 4-5 लोग होते हैं. प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड, प्राइम मिनिस्टर उसमें हेड होते हैं. स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, सेंट्रल होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बोथ दी हाउसेज, विच मीन कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए. सो रिमेंबर, द मेंबर्स and the chairperson are appointed by the president on the recommendation of a 6-membered committee which consists of prime minister as its head, speaker of Lok Sabha, deputy chairperson of Rajya Sabha. Do remember this, chairperson of Rajya Sabha नहीं है, deputy chairperson of Rajya Sabha है, central home minister and leader of opposition in both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. So ये 6 members की कमेटी बनती है, वो recommend करते हैं नाम, and then that person is appointed as chairperson and certain other people are appointed as members. ठीक है. Moving ahead to the qualifications. Now for the chairman, for becoming a chairperson of NHRC, the person should be a retired Chief Justice of India or any judge of Supreme Court. And इससे पहले ऐसा था कि केवल retired CJI ही बन सकते थे, but this provision that a judge of Supreme Court can also be the chairperson of NHRC was added through 2019 Amendment Act. ठीक है. Alright, so any person who is a retired CJI or a judge of Supreme Court can be appointed as a chairperson of NHRC. Now what about the qualifications of members? Any serving or retired judge of Supreme Court. First of all, number 1, any serving or retired judge of Supreme Court. Number 2, सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट. ठीक है, 2 हो गए. पहला बंदा कौन होगा? सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. दूसरा बंदा सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट. 2 हो गए. एंड द रेस्ट 3 पर्संस हैविंग नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स. और जो बाकी 3 लोग हैं उनके कोई भी हो सकते हैं जिनके पास ह्यूमन राइट्स की नॉलेज है. एंड रिमेंबर, आउट ऑफ दीज 3 पर्संस एटलीस्ट वन शुड बी अ वुमन. कम से कम एक तो है वो महिला होनी चाहिए. ठीक है. ऑलराइट, सो दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरपर्सन एंड दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स. नाउ व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ दीज चेयरपर्सन एंड मेंबर्स? सो 3 years, either 3 years or 70 years of age, whichever is earlier. Now before the 2019 Amendment Act, this term was 5 years, but in the year 2019 through this Amendment Act it was reduced to 3 years. पहले कितना था? ये 5 साल था, उसको घटा के कितना कर दिया? 3 साल कर दिया. Alright, or 70 years of age. They are not eligible for further employment in any office to the central government or the state government, but do remember they are eligible for reappointment. ठीक है, they are eligible for reappointment but not
एलिजिबल फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी। रिमूवल, द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, वेरी इजी। इनको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा एट एनी टाइम, एंड ऑफ कोर्स द सैलरीज, अलाउंस एंड कंडीशंस ऑफ द चेयरपर्सन आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज। ठीक है, सो ये वाले तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट है, ये हर जगह वैलिड है। ठीक है, द सैलरीज, अलाउंसेस, द टर्म्स एंड सर्विस ऑफ कंडीशंस आर कैन नॉट बी वेरीड टू एनी पर्सन्स डिसएडवांटेज, जो कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो चाहे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो। ऑलराइट, so let's move ahead to the functions. Now there are certain functions of National Human Rights Commission. Now ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बेसिक आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छे वर्ड्स हैं तो आपको पता होना, आप डेफिनेटली लिख लोगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी। एंड ऑफ कोर्स एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी, बट यस कभी कभी मेंस में ऐसा होता है कि हमें कुछ सपोर्टिव लाइंस लिखनी पड़ती हैं, सो इन दैट केस हमें इन सारी चीज़ों की मदद होती है। ठीक है, सो टू इन्वेस्टिगेट ग्रीवेंसेस रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आइदर सुओ मोटो और आफ्टर रिसीविंग अ पिटीशन। सुओ मोटो का मतलब खुद से, इटसेल्फ, अगर एनएचआरसी खुद से बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी पिटीशन के अगर कोई एक्शन लेता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, दैट इज नोन एज व्हाट, सुओ मोटो। सो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट खुद ही आगे आके किसी भी बड़े मैटर पे अपना इंटरफेरेंस करता है। ओके, टू इंटरफेयर इन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग एनी एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट, टू विजिट एनी जेल और एनी अदर इंस्टीट्यूशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सी द लिविंग कंडीशंस ऑफ द इनमेट्स, to review the safeguards provided under the constitution or any law for the protection of the human rights. Now these are very basic lines guys, I will not explain this क्योंकि ये इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है और कुछ समझने वाला भी नहीं है। द पॉइंट्स आर वेरी डायरेक्ट, बट स्टिल अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग अहेड टू द अदर फंक्शंस, टू अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, टू वर्क टू स्प्रेड ह्यूमन राइट्स लिटरेसी अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. It has the powers of a civil court, and can grant interim relief also. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. It has the powers of a civil court. It also has the authority to recommend payment of compensation or damages, and to recommend to both the central and state governments to take suitable steps to prevent the violation of human rights. And National Human Rights Commission also present its reports to the president, and president फिर उसको आगे पार्लियामेंट में पेश करते हैं. ठीक है, यहां पे एक बात याद रखनी है आपको, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक सिविल कोर्ट की तरह बिहेव करता है. सब कुछ है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट इसके जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं, ठीक है, इसके जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं, द रिकमेंडेशंस ऑफ एनएचआरसी आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच मीन्स दिस इज बेसिकली अ कंसल्टेटिव बॉडी. नंबर वन. नंबर टू, एनएचआरसी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. एनएचआरसी कोई किसी को भी तलब कर सकता है, समन कर सकता है, बट एनएचआरसी के पास किसी को कन्विक्ट करने की पावर नहीं है. इट डजंट हैव द पावर टू पनिश एनीवन इफ एनएचआरसी फाइंड्स एनी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है, अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन एनएचआरसी को मिलता है, उसको पता चलता है, लेट्स से कि मैंने किसी के साथ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, ठीक है, किसी पर्सन के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, एनएचआरसी को पता चला, एनएचआरसी ने इन्वेस्टिगेट किया, तो एनएचआरसी के पास ये पावर नहीं है दैट एनएचआरसी कैन पनिश मी, उसके पास ये पावर्स नहीं है. ठीक है, तो ये बातें याद रखना. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. बिल्कुल सिमिलर बातें रहेंगी, कुछ भी अलग अलग नहीं होएगा. सो चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स. कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट की बात करें, so it consists of a chairperson and 2 members. Remember, in NHRC there are 5 members. Please do not get confused. I request you, please do not get confused. Chairperson दोनों में है, NHRC में 5 members हैं, यहाँ पे कितने हैं? 2 members हैं. Now अपॉइंटमेंट कैसे होता है? वहाँ पे कैसे होता था अपॉइंटमेंट? गवर्नर प्रेसिडेंट करते थे NHRC में. ऑफ कोर्स यहाँ पे कौन करेंगे? गवर्नर. ठीक है, the chairperson and members are appointed by the governor. But is it the sole duty or responsibility of the governors to appoint them? No. These are appointed on the recommendations of a committee.
ठीक है, और उस कमेटी में कौन कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट एज इट्स हेड, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ दैट स्टेट हैज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट होम मिनिस्टर and leader of opposition in the legislative assembly and legislative council if that state has legislative council, ठीक है। तो ये लोग होते हैं किसमें? उस कमेटी के पार्ट जो कमेटी रिकमेंड करती है दी अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ SHRC, ठीक है। अब ये काउंसिल वाले याद रखना, काउंसिल वाला वही वैलिड है जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। मूविंग अहेड टू दी क्वालिफिकेशंस। नाउ क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। चेयरपर्सन कोई भी हो सकता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट और अ जज ऑफ हाई कोर्ट। नाउ दिस वाज आल्सो एडेड बाय 2019 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 2019 अमेंडमेंट एक्ट से पहले क्या था? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही बन सकते थे, बट आफ्टर 2019 अमेंडमेंट एक्ट एनी जज ऑफ सुप्रीम हाई कोर्ट कैन आल्सो बी द चेयरपर्सन ऑफ SHRC। नाउ मेंबर्स की क्वालिफिकेशन देखते हैं। सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, नंबर 1, पहला पर्सन कौन होगा? सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जज विद अ मिनिमम ऑफ 7 years एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड अ पर्सन हैविंग नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। ऑलराइट, दो ही मेंबर्स होते हैं, तो सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम हाई कोर्ट, सॉरी, एंड डिस्ट्रिक्ट जज विद अ मिनिमम ऑफ 7 years of experience and a person having knowledge with respect to human rights. Alright, so these are the qualifications of members of State Human Rights Commission. टर्म बिल्कुल सेम है, 3 साल या फिर 70 years, टर्म बिल्कुल सेम है। अगेन इट वाज बिफोर 2019 amendment it was 5 years but it was reduced to 3 years. The chairperson and members of SHRC also are not eligible for further employment in central government or the state government, but again here also they are eligible for reappointment. They are eligible for reappointment. Now the most important point here, who appoints the chairperson and members of SHRC? गवर्नर ऑफ दैट स्टेट जहां पे भी बन रहा है। बट अगर मैं रिमूवल की बात करूं, सो दीज कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। रिमूवल में याद रखना, रिमूवल कौन कर सकते हैं? केवल प्रेसिडेंट, नॉट द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ऐसी चीजें आती है एग्जाम में बस, ठीक है, जहां पे थोड़ा सा भी अलग होता है वही एग्जामिनर पकड़ के पूछ लेता है। तो इन्हीं चीजों पे हमें फोकस रखना है, ठीक है। एंड अगेन द सैलरीज, अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज। ऑलराइट, नाउ फंक्शंस की अगर मैं बात करूं गाइस, तो फंक्शंस आर बिल्कुल सेम। ऑल द फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि फिर अलग बनाने की क्या जरूरत थी? तो यार देखो, थोड़ी सी हायरार्की चाहिए होती है। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अगर एक ही बना देते तो पूरे देश में ह्यूमन राइट्स को संभालना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। तो एक हायरार्की बनाने के लिए स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी जरूरत है। फंक्शंस आर सेम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये ऑफिस, द ऑफिस ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय RTI एक्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, and not only CIC, SIC also, State Information Commission also was established under the provisions of RTI Act of 2005, ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं, नॉट मोर देन 10। ऑलराइट, कोई फिक्स नंबर नहीं है, बस ये लिख दिया इन्होंने एक्ट में कि नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होने चाहिए। ऑलराइट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अगेन यहाँ पे भी एक कमेटी बनती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंड एनी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो 3 मेंबर्ड कमेटी है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, और तीसरा एनी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, नाउ टेन्योर, एनी टर्म, यहां पे ध्यान रखना, एनी टर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years। बिफोर अभी आप सबने पढ़ा होगा, बहुत हंगामा मचा था 2019 में, RTI एक्ट अमेंड किया है इन्होंने, RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है।
अर्लियर दिस टर्म वाज फिक्स्ड 5 years, पहले कितना था ये फिक्स टर्म था 5 साल के लिए, बट नाउ द टेन्योर इज व्हाट, एनी टर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नाउ इट इज इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द टर्म्स ऑफ सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एज वेल। सो इस चीज की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी, बट ऑफ कोर्स हमारे देश में अभी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है तो वो कर ही सकती हैं जो करना चाहती हैं। सो टर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और until they attain the age of 65 years, whichever is earlier, and they are also not eligible for reappointment। ठीक है, ये याद रखना, they are not eligible for reappointment। ठीक है जी, and removal can be removed by the president of India on the grounds which are mentioned in this act। ठीक है, these grounds are not important। Moving ahead to the functions, any order, they can order inquiry into any matter on reasonable grounds only, it has suo motu power in this, secure compliance of its decision from any public authority। now again functions में वही है, इतने ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक माइंड मैप बना लो अपने दिमाग में कि यस CIC ये करता है, CIC वो करता है, इस तरीके से, दैट्स इट। द कमीशन हैज़ द पावर टू एग्जामिन एनी रिकॉर्ड under the control of the public authority, all such records have to be given to the commission during the examination and nothing, I repeat, nothing shall be withheld। कुछ भी रोका हुआ नहीं होना चाहिए, सारी की सारी चीजें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास होनी चाहिए। ओके, मूविंग अहेड, to receive and inquire into a complaint from any person who has not received any response to his request for information within a specific time। अगर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, आपको RTI में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो। Who deems the information given to him her incomplete, कोई अगर मेरे को RTI की इन्फॉर्मेशन मिली RTI के अंडर और मैंने बोला कि नहीं साहब ये तो इनकम्प्लीट है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है, या फिर कोई और अदर मैटर रिलेटेड टू सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन। Who has been unable to submit a request for information, अब मैं इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, सामने वाला बंदा मेरे को मना कर रहा है कि नहीं हटो यहाँ से, तुम्हारी रिक्वेस्ट हम नहीं लेंगे, due to the non-appointment of an officer, and who considers the fees so charged unreasonable। वैसे 10 रुपये लगते हैं, लेकिन अगर मान लो कि तब भी मुझे लगता है कि नहीं यार 10 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं दे सकता, तो मैं जा सकता हूँ CIC के पास, हाँ भी बताओ क्या चक्कर है। Who was refused the information requested, अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी बट मुझे नहीं मिली, तो अगेन मैं जा सकता हूँ इनके पास और ये इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दीज आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है जी, बस वहां के प्रेसिडेंट यहाँ के गवर्नर बन जाते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है जी, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम कितने होंगे, 10 होंगे। देन दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, वहां पे कौन थे, प्रेसिडेंट थे। And here also there is a committee, they are appointed by the governor on the recommendations of a committee headed by chief minister, and there are 2 other members in that committee, leader of opposition in the legislative assembly and a state cabinet minister nominated by that chief minister। ठीक है, बिल्कुल सेम है, वहां पे कौन थे, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे कौन है, चीफ मिनिस्टर। वहां पे कौन थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, यहाँ पे कौन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। वहां पे कौन थे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM, यहाँ पे कौन है, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय CM। एंड टेन्योर अगेन वही है, एनी टर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे याद रखना, दिस टर्म इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दिस टर्म इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज हियर, जहां पे कंफ्यूजन का स्कोप है मैं वहां आपको बता रहा हूं, तो प्लीज इसीलिए इन सेशंस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ते वक्त हमें रियलाइज नहीं हो पाता कि यस दिस इज द पॉइंट वेयर द कंफ्यूजन कैन बी क्रिएटेड, बट मैं आपको बता रहा हूं तो इसलिए सेशंस देखने बहुत जरूरी है। ठीक है, आई नो कि ये बहुत आसान चीजें हैं, ऑल दीज थिंग्स कैन बी रेड फ्रॉम द बुक ऑल्सो, आई नो दिस, बट जब हम सुनते हैं किसी की बात तो हमें एग्जामिनेशन में लिखते वक्त ये चीजें याद आ रही होती हैं। ठीक है, सो इसलिए सेशंस को अटेंड करना बहुत जरूरी है गाइस। नाउ the term is prescribed by the central government, not the state government, or until they attain the age of 65 years, बिल्कुल सेम है, whichever is earlier, and they are also not eligible for reappointment, and this was done through the 2019 Amendment Act in RTI। ठीक है, and removal they can be removed by the governor।
ठीक है, गवर्नर इनको रिमूव कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस, तो फंक्शंस आर एब्सोल्युटली सेम। फंक्शंस जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के हैं, वही यहाँ पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का भी सेम टू सेम फंक्शन होता है, ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे गाइज। आई होप ऑल दी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो आज हमने पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी? नीति आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, NHRC, SHRC, तो 5 बॉडीज हमने पढ़ी हैं। बाकी जो बची हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मंडे को। सो आई होप ऑल द प्रोविजंस आर क्लियर। I'll see you in the next class on Monday. Thank you so much for watching. Goodbye. Take care and God bless.